अगर आज की हम जनगणना के सापेक्ष बात करें, तो आज की जनगणना की जब बात की जाए तो उत्तर प्रदेश की जनगणना के सापेक्ष में सबसे पहला बिंदु, जैसा कि हमने अ, प्रमुख रूप से बताया कि हमारे यहाँ पे जो जनगणना करी जाती है, वह कितने साल के अंतराल पे होती है? तो ये होती है 10 साल के अंतराल पे, ठीक है? तो 10 साल के अंतराल पे आपकी जनगणना करी जाती है। पहली बार जनगणना कब हुई थी? तो पहली बार जनगणना ध्यान रखिएगा, ये हुआ था 1872 में और उस टाइम पे एक अंग्रेज अधिकारी था मेयो। तो मेयो के शासनकाल में 1872 में पहली बार जनगणना आयोजित की गई थी। और फिर जब ये जनगणना आयोजित की गई हमारे यहाँ पे अंग्रेजों के शासनकाल में, तो ये हुआ अब आपके कंटिन्यू किया जाना चाहिए। तो उस दशा में नियमित जनगणना हमारे यहाँ पे पहली बार हुआ था 1881 में रिपन के शासनकाल में। खासा ध्यान रखिएगा, हमारे यहाँ पे आपने सदैव सुना होगा 11 जुलाई को, जिसको हम विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में आयोजित करते हैं। तो विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में इसे आयोजित किया जाता है। बेसिक अगर देखा जाए तो यूपी की जनसंख्या कुल कितनी है, तो यहाँ ध्यान रखिएगा, यूपी में जो कुल जनसंख्या आज वर्तमान है उसका नंबर है 19 करोड़ 98 लाख 12,341। कितना? 19 करोड़ 98 लाख 12,341। और इस सापेक्ष अगर देखा जाए तो जो देश की कुल जनसंख्या है उसमें इसकी कितनी वैल्यू आती है, तो इसकी वैल्यू आती है 16.51%। तो 16.51% के साथ क्या हो जाता है, ये राज्यों में आपका पहला स्थान रखता है। खासा अगर देखा जाए तो अब एक बिंदु और आता है कि ये जो काउंटिंग की जाती है ये किस नंबर की बेसिकली है। तो ध्यान रखिएगा, हमारी जो जनगणना हुई थी पहली 1872 में हुई, आपके नियमित जनगणना 1811 से हो रही है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो आजादी के बाद पहली बार गणना कब हुई थी, तो देश हमारा आजाद हुआ था 1947 में, 41, 51, 61 ये आधार था। तो इस आधार पे 1951 में हमारी पहली जनगणना आजादी के बाद हुई थी। हमारी पिछली गणना कब हुई है, तो पिछली गणना आप भी जानते हैं ये 2011 के सापेक्ष 10 साल पहले 2001 में हुई। आने वाली गणना कौन सी होगी, तो आने वाली जो गणना होगी वह आपके 2021 के नाम से जानी जाएगी, क्योंकि 2011 के बाद 10 साल 2021। यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिएगा कि हमारी आने वाली जो गणना होगी वह मोबाइल ऐप के जरिए होगा, तो इस नाते इसको डिजिटल गणना भी नाम दिया जा रहा है। पहले आपने देखा होगा बड़ा सा एक पेपर होता था, घर घर जाकर के कर्मचारी जो होता था आपके आंकड़े इकट्ठा करता था, तो कई बार पेपर फटने वगैरह का या उसके खो जाने का डर रहता था। तो अब हमारे यहाँ पे मोबाइल एप्लीकेशन काफी कारगर है, तो उसके माध्यम से किया जाएगा, तो इस नाते इसको डिजिटल गणना नाम दिया जा रहा है। खासा ध्यान रखिएगा, ये जो 2011 की गणना चल रही है ये हमारे यहाँ पे वैसे तो अगर हम 1872 से काउंट करें तो ये 15वीं गणना है, लेकिन जब हम स्वतंत्र भारत की बात की आजादी के बाद, तो आजादी के बाद की ये क्या है, ये 7वें नंबर की गणना हो जाती है। खासा यहाँ पे अगर देखा जाए तो एक चीज ध्यान रखिएगा, हमारी जो काउंटिंग की जाती है, तो जिस तरीके से आपने देखा होगा कोई बड़ा आयोजन होता है तो उसका लोगो चिन्हित किया जाता है, उसकी टैग लाइन बनाई जाती है। तो जनसंख्या भी हमारे लिए कोई ओकेजन से कम नहीं है, 10 साल के अंतराल पे आयोजित किया जाता है। तो इसका जो लोगो है मस्कट, वह होती है प्रगड़क शिक्षिका। गांव में अक्सर आपने देखा होगा स्कूल की शिक्षिकाएं जाती हैं, घर घर आपकी गणना करती हैं, तो प्रगड़क शिक्षिका इसका लोगो हो जाता है। इसकी जो टैग लाइन है वो है हमारी जनसंख्या हमारा भविष्य, अवर सेंसेस अवर फ्यूचर, ये इसकी टैग लाइन हो जाती है। टैग लाइन का कॉन्सेप्ट मतलब समझिएगा एक ध्येय वाक्य जिसको हम कह सकते हैं, ठीक है। तो सरकार मानती है कि हमारी जनसंख्या हमारे लिए हमारा भविष्य निर्धारक है, अगर वो बेहतर तरीके से काम करे तो हम बहुत आगे जा सकते हैं, ठीक है। अब बात आती है जनसंख्या को लेकर के, कुछ बिंदु को लेकर के, ठीक है। तो कुछ बिंदु की जब बात की तो जैसे सबसे ज्यादा जनसंख्या हमारी यूपी में सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ पे पाई जाती है, तो सर्वाधिक जनसंख्या आपके वर्तमान में प्रयागराज में निवास करती है। फिर बात आती है सबसे कम जनसंख्या कहाँ पे होती है, तो आपके महोबा में होती है। तो प्रयागराज में सबसे ज्यादा है, महोबा में सबसे कम है। जनगणना के इसी अंक में एक चीज ध्यान रखिएगा, हमारे यहाँ पर एक बिंदु आता है जिसको नाम देते हैं जनघनत्व। ये जनघनत्व बेसिकली क्या होता है, जनघनत्व की जब बात की जाए तो जनघनत्व ये होता है कि 1 किलोमीटर लंबाई है, 1 किलोमीटर चौड़ाई है, मतलब 1 किलोमीटर का जो पूरा दायरा है उसमें कितने लोग औसत निवास करते हैं। तो 1 किलोमीटर के औसत दायरे की जब बात की जाए तो यहाँ पे हमारे यूपी में जो औसत निवास करते हैं तो वह 829 लोग निवास करते हैं। आपने देखा होगा गांव में दूर दूर तक गांव होते हैं, ठीक है, लेकिन शहरों में इसकी प्रवृत्ति क्या होती है, क्लोज हो जाती है। तो अगर हम दोनों को मिलाकर के औसत कर ले तो 829 लोग आपके निवास करते हैं। अब इसमें भी सबसे ज्यादा कहाँ पे निवास करेंगे, तो जाहिर सी बात है शहर एरिया में, क्योंकि शहर एरिया में आपने देखा होगा मल्टी स्टोरी बिल्डिंग होती है जहाँ पे एक एक कमरे में 5-5 लोग होते हैं। तो इस दशा में सबसे ज्यादा जो आपके जनघनत्व देख मिलता है वो आपके गाजियाबाद का है। और गाजियाबाद की जब बात की जाए तो 1 किलोमीटर में 3,971 लोग निवास करते हैं, ठीक है। और यहीं पर अगर देखा जाए तो सबसे कम कहाँ पे है, तो सबसे कम आपके ललितपुर में निवास करते हैं, केवल 242 लोग, क्योंकि ललितपुर आपका थोड़ा सा बुंदेलखंड का एरिया है जहाँ डेवलपमेंट के सापेक्ष थोड़े कम हो जाते हैं, तो यहाँ पे कम होता है। फिर एक दूसरा बिंदु आता है लिंगानुपात।
लिंगानुपात तो आप भी जानते हैं, हमारे हिंदी भाषा में कई बार आपसे पढ़ाया भी जाता है कि हमारे यहाँ पर मेल और फीमेल यही दो जेंडर आपको दिख मिलते हैं। हालांकि संस्कृत में 3 होते हैं, खास करके क्या बोलते हैं, एक मेल फीमेल और एक आपका उभयलिंग या जिसको हम नपुंसक लिंग कहते हैं। लेकिन हिंदी में 2 ही मिलते हैं। तो सामाजिक संरचना में 2 लिंग के आधार पे मेल और फीमेल की बात की जाती है। मेल और फीमेल का जो एक अनुपात होता है उसी को हम लिंगानुपात कहते हैं। तो सामान्यतः ये काउंट किया जाता है 1000 पुरुष पे, कि 1000 पुरुष अगर हैं तो उस दशा में कितनी महिलाएं हैं। हमारे यहाँ पे अगर देखा जाए तो औसत जो ये संख्या आती है वह 912 आती है। 1000 पुरुष पे 912 हमारी महिलाएं होती हैं। लेकिन ये महिलाएं कौन सी हैं? वयस्कों वाली हैं, मतलब जिनकी उम्र सीमा बड़ी, कह सकते हो कि बेसिक आप कह सकते हो कि 6 साल से बड़ी है। अगर इनकी बात की जाए तो इनमें सबसे ज्यादा संख्या कहाँ पे आती है? तो सबसे ज्यादा संख्या आती है आपके जौनपुर में, जहाँ पे लिंगानुपात 1000 पुरुष की अपेक्षा 1024 है। और जौनपुर के अलावा अगर यहीं पे न्यूनतम की बात की जाए तो न्यूनतम कहाँ पे है? तो न्यूनतम आपके गौतम बुद्ध नगर जिले में है। जबकि यहाँ पे एक दूसरा क्रम ध्यान रखिएगा, हमारे यहाँ पे जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं 0 से 6 वर्ष के, तो इनमें ये लिंगानुपात थोड़ा सा डाउन हो जाता है। और ये कितना होता है? 1000 बच्चों के सापेक्ष 902 है। इसमें कमी होने के कई कारण हैं, जैसे छोटे बच्चों में अक्सर आपने देखा होगा बीमारी हो जाती है। 1 साल के अंदर कितने बच्चे होते हैं जिनकी डेथ हो जाती है? प्रसव के उपरांत कितनी डेथ हो जाती है? इवन एक हमारे यहाँ पे बड़ी समस्या है पुरुषवादी सत्ता, जिसमें बच्चियों को थोड़ा सा केयर कम करा जाता है, तो उस दशा में भी क्या हो जाती है? उनकी डेथ हो जाती है। तो बच्चों में ये रेशियो थोड़ा सा डाउन है। तो 0 से 6 वर्ष की जब बात की जाए तो इसका 902 आता है। और इसमें भी जो सबसे ज्यादा है वह कहाँ पे है? तो आपके बलरामपुर में है। और सबसे कम की जब बात की जाए तो आपके बागपत में है। तो ये लिंगानुपात का नाम देख मिलता है। अब लिंगानुपात की जब बात की जाए तो लिंगानुपात के बाद दूसरा बिंदु आता है हमारे यहाँ पे पढ़ाई लिखाई अर्थात साक्षरता। साक्षरता की जब बात की जाए तो कितना स्तर हमारे यहाँ पे है? तो 2011 के आंकड़े की जब बात करें तो उस लिहाज से हमारी यूपी में करीब करीब 67% जो लोग हैं ओवरऑल वह आपके पढ़े लिखे हैं। और 67% में जो सबसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं वो कहाँ पे हैं? तो जाहिर सी बात है कोई डेवलप एरिया अर्थात गौतम बुद्ध नगर। गौतम बुद्ध नगर तो आप भी जानते हैं दिल्ली के पास पड़ता है, तो यहाँ पे साक्षरता बेहतर होगी। तो गौतम बुद्ध नगर में सबसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं। और फिर सबसे कम पढ़े लिखे कहाँ पे हैं? तो सबसे कम पढ़े लिखे हैं आपके श्रावस्ती, नेपाल का जो तराई का एरिया है, बॉर्डर एरिया, वहां पे सबसे कम पढ़ाई लिखाई आपको देख मिलता है। अब इसमें भी अगर हम थोड़ा सा और काउंट करें कि पुरुष कितना पढ़ा है, महिला कितनी पढ़ी है, तो पुरुष की जब बात की जाए तो पुरुष सापेक्ष ध्यान रखिएगा, पुरुष की जो साक्षरता है इसमें कुछ करना नहीं है, 67 में 10 जोड़ देना है, तो कितना आएगा? 77% हमारे यहाँ पे पुरुष पढ़े लिखे हैं। पुरुष भी सबसे ज्यादा कहाँ पे पढ़े हैं? तो पुरुष सबसे ज्यादा पढ़े हैं इसी में आपके गौतम बुद्ध नगर में। और पुरुष सबसे कम कहाँ पे पढ़े हैं? तो ये आपके इसी श्रावस्ती में। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। फिर आपके महिलाओं का नाम। अब चूंकि आप भी जानते हैं महिलाओं में बहुत सारे लोगों में आपने देखा होगा स्कूल ड्रॉप करना। इवन हमें लगता है कि 2011 वगैरह की बात की जाए तो वहां पे तो बहुत सारे लोग स्कूल जाते भी नहीं थे। अब तो थोड़ा सा परिवहन वगैरह के माध्यम सुलभ हो गए तो बहुत सारे लोग स्कूल कॉलेज तक चले जाते हैं। सामान्यतः हमने देखा है कि 10वीं तक क्या होते हैं, लोग बच्चियों को पढ़ाते हैं और उसके बाद अधिकतर घरों में विवाह हो जाता है। अब तो ग्रेजुएशन वगैरह कराने का चलन आ गया है। तो 2011 की अगर हम आंकड़ों की बात करें तो उस टाइम पे महिला साक्षरता हमारी यहाँ पे बहुत कम थी। तो इस दशा में 67 की जगह पे आप 10 माइनस कर दीजिएगा तो 57%। तो महिला साक्षरता की जब बात की जाए तो महिला साक्षरता 57% आपको दिख मिलता है। और इसके सापेक्ष अगर देखा जाए तो कानपुर नगर में सबसे ज्यादा महिलाएं पढ़ी लिखी हैं। कानपुर नगर जो है वहां पे सबसे ज्यादा महिलाएं पढ़ी लिखी हैं। जबकि श्रावस्ती की जब बात की जाए तो श्रावस्ती में बहुत कम आपकी पढ़ाई लिखाई का आधार मिलता है। फिर यहाँ पे एक दूसरा बिंदु आता है जिसको हम नाम देते हैं एससी आबादी। एससी आबादी की जब बात की जाए मतलब शेड्यूल कास्ट। शेड्यूल कास्ट की जब बात की जाए तो हमारी कुल जनसंख्या का ये कितना है? तो कुल जनसंख्या का ये वर्तमान हमें 20% देख मिलता है। जो हमारी टोटल जनसंख्या है 100% माने तो 100% के संदर्भ में आप कह सकते हो कि ये कितना होगा? 20% आपको देख मिल जाएगा। अब इस 20% की जब बात की जाए तो 20% के सापेक्ष में आप कह सकते हो कि सीतापुर में सबसे ज्यादा आपकी क्या हो जाती है? अनुसूचित जाति की संख्या होती है। और बागपत की जब बात की जाए तो बागपत में क्या होती है? इनकी संख्या बहुत कम देखने को मिलती है। इसके अलावा यष्टि जनजाति, यष्टि मतलब अनुसूचित जनजाति। अनुसूचित जनजाति की जब बात की जाए तो इनका कुल पॉपुलेशन के रेस्पेक्ट में कितनी वैल्यू है? 0.6%। और 0.6% के सापेक्ष आप कह सकते हो कि सोनभद्र में सबसे ज्यादा। और बागपत की जब बात की जाए तो बागपत में बहुत कम संख्या। खास एक बिंदु और ध्यान रखिएगा, जालौन और अयोध्या इन दो जगह पे हमारी यूपी में कोई भी जनसंख्या नहीं पाई जाती है।
इसके बाद एक नाम आता है हमारे यहाँ पर मुस्लिम को लेकर के। अल्पसंख्यक समुदाय की जब बात की जाए तो इनकी संख्या सबसे ज्यादा कहाँ पे है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। तो अल्पसंख्यक के लिए ध्यान रखिएगा, रामपुर में इनकी संख्या सबसे ज्यादा है, और यूपी का ही ललितपुर जो जिला है यहाँ पे इनकी संख्या बहुत कम मात्रा में आपको देख मिलती है। तो एससी एसटी और जो हमारे अल्पसंख्यक होते हैं इनके समुदाय को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। एक क्वेश्चन और डिपेंड होता है हमारे यहाँ पे जब हम बात करते हैं थोड़ा सा जाति को लेकर के, क्योंकि जाति है जो जाति नहीं। तो जाति की जब बात की जाए तो इस गणना में क्या चीजें मिलती हैं, तो अगर हम जाति या धर्म के समुदाय की बात करें तो उसके आधार पे हमारे यहाँ पे जो जनसंख्या है, तो मूलतः अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा हमारे यहाँ पे जो जनसंख्या है उनका नाम क्या आता है, उनका नाम आता है हिंदू। हिंदू की जब बात की जाए तो हिंदू हमारे यहाँ पे आज करीब करीब 79 या 80% आपको देख मिलता है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो दूसरे नंबर पे मुस्लिम होता है जिसकी संख्या 19% है। तीसरे नंबर पे आपका सिख होता है जिसकी संख्या 0.32% आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो सिख की संख्या ये आपको मिल जाती है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो सिख के अलावा आपने सुना होगा किसके बारे में, ईसाई। ईसाई की जब बात की जाए तो ईसाई की संख्या 0.1%, और बौद्ध की जब बात की जाए तो बौद्ध की संख्या ये हो जाती है 0.10%। इवन यहीं पे ध्यान रखिएगा, अगर हम जैन की बात करें तो जैन की संख्या कितनी होती है, जैन की संख्या होती है 0.18%। कितना, जैन की संख्या होती है 0.18%। ठीक है, तो ये पूरी संख्या का एक आधार देख मिलता है। जहां पे अगर देखा जाए तो जनसंख्या में सबसे कम संख्या किसकी आती है, तो सबसे कम संख्या आपके बौद्ध की आती है, ये बात ध्यान रखिएगा। तीसरे नंबर पे कई बार प्रश्न में पूछा गया है, तो तीसरे नंबर पे जो आता है वह नाम आता है सिख, और सबसे ज्यादा तो आपका क्लियर ही है, हिंदू जाति के लोग सबसे ज्यादा हमारे यहाँ पर निवास करते हैं। अब इसी बीच में एक चीज और ध्यान रखिएगा, आज हमारे यहाँ पे जब जनगणना कराई गई थी तो ध्यान रखिएगा उस टाइम पे यूपी में कुल 71 जिले थे। कितने जिले थे, 2011 के टाइम पे उत्तर प्रदेश में कुल 71 जिले थे। तो उस टाइम पे जब जनगणना कराई गई तो ये देखा गया किस किस जिले में 10 लाख से ज्यादा संख्या निवास करती है। तो 10 लाख से जो ज्यादा जनसंख्या आपकी निवास करती है, उस दशा में अगर हम जिलों की बात करें तो जिलों के जो नंबर थे वो थे 12। मतलब उत्तर प्रदेश में 12 ऐसे जिले थे जिनकी जनसंख्या 10 लाख से ज्यादा थी। और यूपी में ही अगर हम नगर निगम की बात करें, जो बड़े बड़े आपके शहर होते हैं, उनकी संख्या कितनी थी, तो 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगर निगम की जब बात की जाए तो इनकी संख्या कुल आपके 7 थी। अब यही पर अगर देखा जाए तो ये ध्यान रखिएगा, हमारे यहाँ पे जनगणना के कितने नगर थे। तो जनगणना को जो काउंटिंग किया जाता है ना, वो बेसिक ध्यान रखिएगा सेक्टर में डिवाइड करके। जैसे हमारे यहाँ पे चुनाव होता है, तो आप भी जानते हैं पूरे राज्य का एक साथ चुनाव तो होता नहीं, आपके लोकसभा के अनुसार चुनाव होता है। और चुनाव में भी आपने देखा होगा आपके पोलिंग बूथ बनाए जाते हैं, यहाँ का यहाँ, यहाँ का यहाँ। तो जितने आपके जनगणना अधिकारी होते हैं उनको एक सीन दिया जाता है कि ये वाला जो गांव है, ये वाला जो क्षेत्र है, उसको आप काउंट करेंगे। तो इस लिहाज से आप कह सकते हो कि जनगणना नगर हमारे यहाँ पे डिवाइड किए जाते हैं। तो यूपी में 915 बनाए गए थे, और वैधानिक नगर की जब बात की जाए तो इनकी संख्या थी 648। सबसे ज्यादा जनसंख्या के ये जो नगर बनाए गए थे वो कहाँ पे बनाए गए थे, तो वो आपके बनाए गए थे बनारस में। 12 कुल नाम आपको देख मिलता है। एक चीज और ध्यान रखिएगा, यहाँ पे काउंटिंग आती है दशकीय वृद्धि की। दशकीय वृद्धि बेसिकली मतलब आप कह सकते हो कि जो हमारे यहाँ पे जनसंख्या होती है, क्योंकि 2011 में काउंट किया गया, पिछला 2001 में हुआ था, उससे पहले आप कह सकते हो 1991 हुआ। तो 10 साल के अंतराल पे जो आपकी गणना की जाती है उसमें जो ग्रोथ रेट रहता है वह क्या होता है, तो उसे हम नाम देते हैं दशकीय वृद्धि। अब दशकीय वृद्धि की जब बात की जाए तो ये हमारी यूपी की जनसंख्या का कितना रहा, ये 20.23% आपको दिख मिला। और इसमें भी अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा जो दशकीय वृद्धि रही वह कितनी रही थी, तो वह आपके 1961 से लेकर के 71 के बीच में हमारे यहाँ पे रही थी। खास करके अगर यहाँ पे देखा जाए तो कितनी वृद्धि रेट रही, तो ये रही थी 24.90%। आज वर्तमान कितना 20 है, लेकिन 24% हमारे यहाँ पर 1961 के 71 के बीच में आपको देख मिलता है। जनगणना का समूल कार्य जो कराया जाता है वह किसके माध्यम से कराया जाता है, तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। हमारे यहाँ पे जो होम मिनिस्ट्री है, गृह मंत्रालय, तो आप भी जानते हैं नागरिकता वगैरह देने का काम इसी के अंतर्गत। तो गृह मंत्रालय के अंतर्गत ही क्या होता है, ये आपका जनगणना विभाग कार्यरत होता है, और इसका स्पेशल काम ही होता है 10 साल के अंतराल पे जनगणना को काउंट कराना। तो उम्मीद करते हैं कि जनगणना के सापेक्ष जो जो प्रमुख फैक्ट बनते हैं, खास करके परीक्षा के दृष्टिकोण से, उसको हमने क्या किया, यहाँ पे रिवाइज कर लिया है और बेहतर तरीके से आपने उसको समझ भी लिया है।